दोस्तों, आज मैं आपको 10 कहानियां सुनाने जा रहा हूं। कहानियां वो हैं जिनमें मोहब्बत की आड़ में धोखा और मौत छुपा है। कहानियां वो हैं जिनमें हैवानियत का नंगा नाच दिखाई देता है। कहानियां वो हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कहां जा रहा है आज का हमारा ये समाज? ये वही समाज है जहां कभी दिल से रिश्ते बनाए जाते थे, जहां रिश्तों की कस्में खाई जाती थी। जिस देश में समाज और संस्कृति को, यहाँ के पारिवारिक मूल्यों को दुनिया आदर्श मानती थी, आज वहां रिश्तों की बोली लगाई जा रही है। हत्या की सुपारी दी जा रही है अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए। चंद मिनटों, चंद दिनों और महीनों की अय्याशी और मनमानी के लिए सब कुछ दांव पर लगाया जा रहा है। कहते हैं कि इंसान भी एक प्राणी है, इसका विकास भी जंगलों से हुआ है, मगर कभी कभी अब लगता है कि वो जंगल उसके दिलो दिमाग से मिटा ही नहीं है। आज भी हम वहीं के वहीं हैं, बस शिकार की तलाश में। जानवर तो खैर जानवर होता है, मगर इंसान तो खूंखार जानवर है जो अपने दिमाग का उपयोग करके अपने शिकार को फंसाता है। वाह रे कलयुग, वाह वाह वाह। नहीं नहीं नहीं, घोर कलयुग। कभी सोच कर देखिए, किसी के साथ घूमने जाना, किसी से हंसकर बात करना या किसी से शादी करना, अकेले बाहर निकलना, छोटी बच्चियों को बाहर जाने देना, क्या अब के जमाने में ये सब कुछ खतरे से खाली है? क्या अब प्यार का मतलब सिर्फ धोखा और मौत बन चुका है? क्या आज हवस और बेकाबू गुस्सा ही लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है? ऐसे रिश्तों में, ऐसे वारदातों में शामिल लोगों में ना तो शर्म होती है, ना इनमें बेइज्जती का डर होता है, ना समाज और ना कानून का डर होता है, ना परिवार की इज्जत का ख्याल होता है। बस बोलती है तो हवस, और बस जिसे प्यार का नाम दे दिया जाता है। आज के समाज में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। हर मामला हैवानियत का नया मिसाल गढ़ता जा रहा है। हर दिन दसियों घटनाएं हो रही हैं, जिनमें से कुछ तो सामने आती हैं, मगर न जाने कितनी सामने आ ही नहीं पाती हैं, या फिर उन्हें आने ही नहीं दिया जाता। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी घटनाएं समाज का आईना है, या इन घटनाओं के जरिए समाज एक नई दिशा पकड़ रहा है? खैर, जो भी हो, ये प्रपोजल लेवल पर, फैमिली और समाज के लेवल पर बहुत खतरनाक ट्रेंड है। आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे रियल लाइफ क्राइम केसेस की जो आपकी रूह तक हिला देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस सनसनीखेज केस की जो बेवफा सोनम और बेचारा राजा रघुवंशी से जुड़ा हुआ है। मेघालय की उन खूबसूरत वादियों में जहां हनीमून पर कई जोड़े एक साथ जाते हैं, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वहां भी ऐसा हैवानियत का नंगा नाच हो सकता है। बेवफा सोनम और बेचारा राजा रघुवंशी मर्डर केस। कहते हैं शादी एक पवित्र बंधन होता है, लेकिन इस कहानी में वही पवित्र रिश्ता एक मासूम की मौत का कारण बना। 23 मई 2025 मेघालय। राजा रघुवंशी अपनी नई नवेली दुल्हन सोनम के साथ हनीमून मनाने आए थे। राजा को क्या पता था कि जिसे वो अपनी जिंदगी मान बैठा है, वही उसके मौत की साजिश रचकर घात लगाए बैठी है। सोनम ने अपने पति को खुद सुनसान जगह पर बुलाया और अपने लवर राज कुशवाहा, जो कि सोनम के पिता के फैक्ट्री में काम करता था, उसके इशारे पर 3 किलर्स, जो कि राज कुशवाहा के ही फ्रेंड्स थे, उन्हें 20 लाख रुपयों का लालच देकर अपने पति राजा की बेरहमी से हत्या करवा दी। मर्डर के बाद सोनम भाग निकली, लेकिन पुलिस ने हर सीसीटीवी कैमरा, हर सफर का रूट ट्रैक किया और उसे आखिरकार यूपी के एक ढाबे से पकड़ लिया। राजा के भाई ने आरोप लगाया कि सोनम की मां को इस बात की जानकारी पहले से थी, लेकिन उसने बताया नहीं। अगर पुलिस पकड़कर पूछताछ करेगी तो सारा का सारा मामला खुलकर सामने आ जाएगा। पता तो यह भी चला है कि राज कुशवाहा ये वो व्यक्ति है जिसे सोनम राखी बांधती थी, और राज सोनम को दीदी दीदी कह के बुलाता था। इसीलिए यहां सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है, यहां तो रिश्तों की हत्या हुई है, 2 परिवारों की हत्या हुई है, प्रेम, विश्वास और इंसानियत की हत्या हुई है। प्यार के नाम पर इतना बड़ा धोखा और इतनी हैवानियत किसी को भी तिलमिला कर रख दे। रूह कपाने वाली इस घटना के बाद पूरा देश सन्न है। आज इंसानियत सिर्फ शर्मसार नहीं हुआ, लोगों का प्यार, शादी, पैसा, इन जैसे शब्दों से विश्वास उठता जा रहा है। चलिए दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। यह केस है हैदराबाद प्रेशर कुकर मर्डर केस। गुरु मूर्ति, एक रिटायर्ड सैनिक और डीआरडीओ में सिक्योरिटी गार्ड, जिसने अपने पत्नी वेंकट माधवी की बेरहमी से हत्या कर दी। घरेलू झगड़ों से तंग आकर उसने अपनी पत्नी को घर में ही मार डाला, लेकिन जो उसके बाद उसने किया वो किसी को भी सदमे में डाल देगा। उसने अपने पत्नी के शरीर के टुकड़े किए,
हड्डियां पीसी और 3 दिन तक लाश के हिस्से प्रेशर कुकर में पकाता रहा। उसके बाद उसने वो हिस्से पास की लेक में फेंक दिए। पुलिस ने हर ट्रैकिंग डिटेल्स में उसे पकड़ लिया और अब उससे इंटेरोगेशन जारी है। प्यार से शुरू हुआ ये रिश्ता नफरत में इस हद तक कैसे बदल गया कि किसी को मार कर काट कर कुकर में सीटी लगाई गई? इसका जवाब तो इन्वेस्टिगेशन के साथ ही मिलेगा। तीसरा केस है बेंगलुरु होटल मर्डर केस। 36 वर्षीय हरिणी, 2 बच्चों की मां, अपने 25 वर्षीय लवर यशस के साथ बेंगलुरु के पूर्ण प्रज्ञ लेआउट स्थित ओयो होटल में रुकी। यशस सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इन दोनों का अफेयर पिछले 1 साल से चल रहा था। हाल ही में हरिणी ने अपने इस रिलेशनशिप को खत्म करने का निर्णय लिया। हरिणी को समझ में आ गया था कि ये रिलेशनशिप बहुत लंबा चलेगा नहीं, तो फालतू में इसमें उलझ के क्या मतलब। और ये जानकर यशस गुस्से से भर गया। 6 जून की रात होटल में यशस ने चाकू से हरिणी पर 13 से 17 वार किए और उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। मर्डर की जानकारी 2 दिन बाद रविवार को होटल स्टाफ द्वारा पुलिस को दी गई। यशस को अरेस्ट किया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस रिलेशनशिप में हरिणी द्वारा लिए गए दूरियां बनाने का निर्णय ही उसके हिंसक रूप का कारण बना। अगर इसे हम ऊपरी नजरिए से देखें तो ये समाज में बढ़ते हवस और गुस्से का आईना है। चौथा केस है नागपुर आयरन रॉड मर्डर केस। नागपुर के डाभा इलाके में 34 वर्षीय हेमलता वैद है, जो अपनी 8 वर्षीय बेटी के साथ में रहती थी। हेमलता विवाहित थी, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान उनके पति का निधन हो गया। इसके बाद वो एक बिल्डर के पास में काम कर रही थी। इसी दौरान हेमलता और उन्हीं के ऑफिस में काम कर रहे अक्षय दांते के बीच में नजदीकियां बढ़ी। बिल्डर के यहां काम करने के कारण हेमलता अक्सर ग्राहकों से फोन पर बातचीत करती थी, जिससे अक्षय को शक हो गया। इसी संदेह के चलते अक्षय ने हेमलता की हत्या की योजना बनाई और लोहे की रॉड से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वो तब तक हेमलता को पीटता रहा जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गईं। पूरा का पूरा मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। 8 मई को हॉस्पिटल में हेमलता की डेथ हो गई। अक्षय को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसकी आंखों में न कोई रिग्रेट था और न ही कोई गिल्ट। 5वां केस है मुर्शिदाबाद के बाप बेटे के मर्डर का केस। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में अप्रैल 2024 की कम्युनल वायलेंस के दौरान 48 वर्षीय गोविंदो दास और उनके 26 वर्षीय बेटे चंदन दास को घर से घसीट कर बाहर लाया गया। दोनों को उनके ही फैमिली के सामने, अब मुझे बताने में बड़ा अजीब लग रहा है, उसके फैमिली के सामने कुल्हाड़ी यानी कि एक्स से बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। घटना का पूरा मंजर फैमिली की आंखों के सामने घटा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। 900 पेज की चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। 13 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन उस मां की चीखें आज भी इलाके की गलियों में गूंजती हैं। सतह से तो देखा जाए हत्या की वजह कम्युनल इंटॉलरेंस नजर आता है, मगर जब मजहबी उन्माद सर चढ़कर बोलता है ना, तो इंसान नहीं जानवर बन जाता है। फिर दिल दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं बचता। ये घटना उसी हैवानियत का एक नमूना है। 6वीं घटना है दिल्ली के 9 साल की बच्ची से हैवानियत का केस। दिल्ली में एक दिल दहला देने वाले मामले में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार और हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया। बच्ची, छोटी सी बच्ची 6 साल की, 200 मीटर दूर अपने रिश्तेदार के घर पर आइस यानी कि बर्फ देने के लिए गई थी। तो लौटते वक्त 34 वर्षीय आरोपी ने अपने घर के लॉक को खुलवाने के बहाने बच्ची को अपने फ्लैट में बुलवाया। बाद में उसकी बॉडी आरोपी के घर पर सूटकेस में मिली, जिस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और चोटों के निशान थे। 30 साल के इस आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के बाद में पकड़ लिया गया, लेकिन इस अपराध ने समाज को झकझोर कर रख दिया। सोच कर देखिए, 34 साल का आदमी और कहां वो 9 साल की मासूम। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने भारतीय न्याय संहिता BNS और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। केस का क्या है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन बच्ची वो तो चली गई। खैर, 7वां केस है यूपी गैंगरेप टॉर्चर केस। उत्तर प्रदेश में 19 साल की एक लड़की के साथ 29 मार्च से 4 अप्रैल तक लगातार गैंग रेप किया गया। एलिगेशन है कि 23 से ज्यादा लोगों ने उसे अलग अलग जगहों पर ले जाकर ड्रग देकर बार बार उसके साथ हैवानियत की। 6 दिनों बाद जब किसी तरह से वो घर लौटी, उसने अपने फैमिली को पूरी सच्चाई बताई। 6 अप्रैल को FIR दर्ज हुई। पुलिस अब तक 9 एक्यूज्ड को अरेस्ट कर चुकी है और बाकी की तलाश जारी है। सोचकर दिमाग झन्ना जाता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है।
इस हॉरिफाइंग केस ने पूरे एरिया को हिलाकर रख दिया और सवाल खड़े कर दिए कि आखिर इतने दिन तक ये सब कुछ चलता कैसे रहा। लगता है कानून का डर इन दरिंदों के मन से पूरा निकल ही चुका है। इस डर को फिर से बिठाने के लिए अब वाकई में सख्ती की जरूरत है। केस नंबर 8, मेरठ का ब्लू ड्रम मर्डर केस। इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसे सुनकर लोग सदमे में आ गए कि ये क्या हो गया। अभी तक ये घटना लोगों के मेमोरी से नहीं मिटी है। कुछ लोग अब मजाक मजाक में एक दूसरे को धमकी भी देते हैं, तो यही कहते हैं, नीला ड्रम ले आऊंगा ज्यादा करेगा तो। खैर, ये मामला मेरठ का है, जहां मार्च 2025 में मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर की। मुस्कान ने पहले से ही सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी ताकि वो साहिल से शादी कर सके। सौरभ के लंदन से लौटने पर 3 मार्च की रात मुस्कान ने खाने में नशे की दवाई मिलाई। सौरभ के बेहोश होते ही साहिल को बुलाया गया और दोनों ने मिलकर सौरभ की चाकू से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए, गर्दन और हथेलियां काटी गई ताकि बॉडी को आसानी से 220 लीटर के नीले प्लास्टिक के ड्रम में फिट किया जा सके। ड्रम को रेत और सीमेंट से सील कर दिया गया ताकि बदबू बाहर ना आए। पुलिस की जांच के दौरान यह राज खुला और मुस्कान व साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने भी उन पर हमला बोल दिया। मामला ही ऐसा है, हर किसी को गुस्सा आता है। मुस्कान के माता पिता ने उससे नाता तोड़ लिया और दोनों आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। ये केस सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रहा और लोगों के मन में डर और आक्रोश दोनों पैदा हो गया कि कोई ऐसा भी कर सकता है। केस नंबर 9, नैनीताल में मासूमियत को रौंदने वाला केस। अप्रैल 2025 में उत्तराखंड के नैनीताल में एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 12 साल की एक मासूम बच्ची जो शायद अपने घर लौट रही थी, उसको एक 73 साल के मोहम्मद उस्मान नाम के बूढ़े व्यक्ति ने अपना शिकार बना लिया। उसने बच्ची को 200 रुपए का लालच देकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया और फिर गाड़ी में ही बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसका यौन शोषण किया। बच्ची किसी भी तरह से हिम्मत जुटाकर बच निकली और घर पहुंचकर उसने अपने परिवार को पूरी आपबीती बताई। परिवार ने सुन पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार तो कर लिया और उस पर पॉस्को एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। खैर, केस वेस तो चलता रहता है, लेकिन सोच कर देखिए कि मासूमियत की भी क्या कीमत लगी है। सिर्फ 200 रुपए में अब किसी के बचपन की हंसी छीन लेना इतना आसान हो गया है। और बेचारी वो 12 साल की लड़की, अब जिंदगी भर उसके सामने ये इंसिडेंट एक आईने की तरह खड़ा रहेगा। भगवान उसको शक्ति दे। 10वां केस है अतुल सुभाष के दहेज का केस। अतुल सुभाष दहेज आत्महत्या मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया। 34 वर्षीय एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली। अपनी मौत से पहले अतुल ने 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, साले अनुराग और चाचा सुशील पर झूठे दहेज, घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के केस लगाकर मानसिक व आर्थिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। अतुल और निकिता की शादी वैसे 2019 में हुई थी, लेकिन 1 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। निकिता ने अतुल पर 9 केस दर्ज किए और 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए सेटलमेंट व हर महीने 2 लाख रुपए गुजारा भत्ता मांगा। अतुल ने अपने नोट में लिखा, मेरे टैक्स के पैसे से अदालत और पुलिस मुझे ही परेशान कर रही है। पुलिस ने निकिता और उसके परिवार को गिरफ्तार किया, लेकिन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया, पर क्या हुआ? क्या उस पीड़ित परिवार को न्याय मिला? यह मामला दहेज कानून के दुरुपयोग, पुरुषों की कानूनी सुरक्षा की कमी और न्यायिक प्रणाली की विफलता को उजागर करता है। क्योंकि जब कोर्ट में मामला जाता है ना, तो वहां जो कानून कहता है वो होता है, वहां सबूत जो कहते हैं वो होता है। अब पुरुषों के लिए कानून नहीं है तो पता नहीं इस मामले में कितना न्याय होगा। और केस तो कई सालों तक चलते रहते हैं, किसी को न्याय मिल भी पाता है और किसी को नहीं भी मिलता है। खैर, इन क्राइम केसेस को देखकर तो दिल कांप जाता है, सच कह रहा हूं। हमने तो सुना था कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन इन घटनाओं को देखकर लगता है कि इंसान अब इंसान नहीं रहा। लोगों को तो अपनी हवस प्यारी है, अपनी इच्छाएं, बेरोक टोक स्वेच्छाचार से भरी जिंदगी प्यारी होती जा रही है, जो एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। सबके दिमाग में यह घुस गया है कि ये जीवन है, जैसा मर्जी वैसा जियो। जिस काम और क्रोध की हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा निंदा की जाती है, आज उसी का तो बोलबाला है।
ऐसे में मति भ्रष्ट होना तो बिल्कुल निश्चित है। ऐसे मामलों को कम करने के लिए व्यक्ति, परिवार, समाज, कानून के रक्षकों को मिलकर काम करना होगा। माँ बाप को अपनी बेटी या बेटे की शादी को जोर जबरदस्ती से नहीं करना चाहिए। शादी से पहले लड़का लड़की फालतू के गपशप करने से अच्छा है एक दूसरे से ओपनली पूछ लें कि उनके जिंदगी में कोई और तो नहीं है, वो किसी और से प्यार तो नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो उन्हें विश्वास दिलाइए कि आप अपने परिवार से कहेंगे कि लड़की या लड़का आपको पसंद नहीं आया, बस इतने में सामने वाले के ऊपर कोई दोष नहीं आएगा। ऐसा करने से कुछ लोगों की जिंदगियां उजड़ने से वाकई में बचेंगी। अगर आप भी इन सच्चाइयों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।